नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुद्ध कहते हैं, जैसे शुद्ध घी, शुद्ध दूध या शुद्ध नमक, क्या विज्ञान की नज़र में भी वो वाकई शुद्ध हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। आम बोलचाल में हम शुद्ध या प्योर का मतलब समझते हैं जिसमें मिलावट ना हो, पर विज्ञान की दुनिया में शुद्ध शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो कैसे? वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध पदार्थ सिर्फ वो है जिसके हर एक कण, हर एक मॉलिक्यूल की रासायनिक पहचान एक जैसी हो। एक जैसी हो मतलब अगर हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसके सारे कण हूबहू एक जैसे दिखने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर इस हिसाब से शुद्ध दूध का क्या होगा? दूध के पैकेट पर तो बड़े-बड़े अक्षरों में प्योर मिल्क लिखा होता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो मजेदार विरोधाभास है। अगर आप विज्ञान की नजर से दूध को देखेंगे तो वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, वो तो एक मिश्रण है। पानी, वसा यानी फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, शुगर और मिनरल्स का एक कॉकटेल है। तो क्योंकि इसके सारे कण एक जैसे नहीं हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे शुद्ध नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली। वाह! मतलब हमारी रसोई में रखी ज्यादातर चीजें जिन्हें हम शुद्ध मानते आए हैं, वो असल में विज्ञान के भाषा में मिश्रण है। हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, समुद्र का पानी, यहाँ तक कि मिट्टी भी, ये सब मिश्रण है। चलिए तो फिर आज इसी की पड़ताल करते हैं और मिश्रण की इस दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। ये मिश्रण आखिर है क्या भला? मिश्रण बस दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थों का एक साथ आना है, बिना किसी रासायनिक बंधन के। मतलब वो एक साथ तो रहते हैं पर अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे पानी में नमक, बिल्कुल, आप उन्हें मिला तो देते हैं पर वो रासायनिक रूप से जुड़ते नहीं। इसीलिए आप पानी को भाप बनाकर उड़ा दें तो नमक वापस मिल जाता है। शिक्षा सेवा अच्छा, यूट्यूब मतलब चैनल इन्हें में भौतिक आपका तरीकों स्वागत से है। अलग किया जा सकता है। हाँ, जबकि यौगिक यानी कंपाउंड में तत्व रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं और एक बिल्कुल नई पहचान बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। सही। अब आप पानी को सिर्फ गर्म करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते। उसके लिए एक रासायनिक प्रक्रिया करनी होगी। समझ गया। तो मिश्रण एक सलाद की कटोरी जैसा है जिसमें आप खीरा, टमाटर सब अलग अलग देख सकते हैं। और चाहे तो निकाल भी सकते हैं। हाँ, जबकि यौगिक एक केक की तरह है। एक बार बन गया तो आप आटा, चीनी, अंडे वापस अलग नहीं कर सकते। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल यही फर्क है। अब मिश्रणों को भी दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना? हाँ, स्रोत में इसे समझाने के लिए एक प्रयोग है। अगर हम पानी के एक बीकर में थोड़ा कॉपर सल्फेट घोल दें तो जब आप कॉपर सल्फेट को पानी में घोलेंगे तो वो पूरी तरह घुल जाएगा। आपको एक नीले रंग का साफ तरल मिलेगा। और वो हर जगह एक जैसा होगा? हाँ, आप चम्मच से ऊपर से एक बूंद लें या नीचे से, उसका रंग और गुण एक जैसा होगा। इसी को समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। जैसे नींबू पानी या सोडा वाटर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पानी में मान लीजिए चॉक पाउडर या रेत मिला दें तो? तब तो वो घुलेगा नहीं। आपको रेत के कण पानी में तैरते हुए साफ दिखाई देंगे और थोड़ी देर छोड़ देने पर वो नीचे बैठ जाएंगे। मतलब मिश्रण हर जगह एक जैसा नहीं है। एग्जैक्टली। इसी को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जहां आप उसके अलग अलग हिस्सों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। पानी और तेल का मिश्रण भी इसका एक बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मुख्य श्रेणियां हुई। विलयन जो समांगी है, और निलंबन और कोलाइड जो विषमांगी हैं। तो जो चॉक पाउडर वाला उदाहरण था वो निलंबन हुआ, यानी सस्पेंशन। हाँ, उसके कण बड़े हैं, आंखों से दिखते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। मतलब ये स्थायी नहीं है। और क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं, अगर आप इसमें से टॉर्च की रोशनी गुजारेंगे तो वो कण प्रकाश को बिखेर देंगे और आपको रोशनी का रास्ता साफ नजर आएगा। अच्छा, अब आते हैं उस फंसाने वाले सवाल पर, दूध यानी कोलाइड पर। हाँ, कोलाइड के कण विलयन से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन से इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं दिखते। और वो नीचे भी नहीं बैठते, इसीलिए दूध स्थायी लगता है। बिल्कुल, वो बीच में कहीं है, न पूरी तरह घुले न पूरी तरह शिक्षा अलग। सेवा यूट्यूब और चैनल क्या में ये आपका भी प्रकाश स्वागत को है। बिखेरते हैं? हाँ, और इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल प्रभाव। हाँ,
कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाने के लिए काफी बड़े होते हैं। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण आपने कई बार देखा होगा। किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई रोशनी की लकीर में नाचते हुए धूल के कण। बिल्कुल। या घने जंगल में पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें, ये सब टिंडल प्रभावी है। कमाल है। तो ये जानने के लिए कि कोई चीज विलियन है या कोलाइड, बस एक टॉर्च चलाकर देखना है। एक तरह से हाँ। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। इन सब मिश्रणों को एक केमिकल जासूस की तरह अलग कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास एक पूरी टूल किट है जिसमें हर तरह के मिश्रण के लिए खास औजार हैं। अच्छा। सबसे आसान से शुरू करते हैं। मान लीजिए स्याही है, जो असल में पानी में घुले हुए रंग का एक विलयन है। हमें सिर्फ रंग चाहिए, पानी नहीं। क्या करेंगे? उसे गर्म कर देंगे, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और रंग पीछे रह जाएगा। इसे वाष्पीकरण या एवेपोरेशन कहते हैं। बिल्कुल सही। पर अब सोचिए, दूध से क्रीम कैसे अलग करते हैं? उसे गर्म करने से तो काम नहीं चलेगा। वो बड़ी बड़ी मशीनें जो डेयरी में बहुत तेजी से गोल गोल घूमती हैं। हाँ, उसे अपकेंद्रीकरण या सेंट्रिफ्यूगेशन कहते हैं। ये तकनीक घनत्व के सिद्धांत पर काम करती है। जब मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं और हल्के कण बीच में ऊपर आ जाते हैं। और दूध में क्रीम हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर तैरने लगती है। वाह, ये तो हमारी वॉशिंग मशीन के ड्रायर जैसे ही हुआ, जब वो कपड़ों से पानी निचोड़ती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही छिपा होता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल पैथोलॉजी लैब में खून की जांच के लिए भी होता है। बहुत खूब। अच्छा, अब उस तेल और पानी के मिश्रण पर वापस आते हैं। उन्हें कैसे अलग करेंगे? उसके लिए एक खास कीप आती है जिसे पृथक्करण कीप या सेपरेटिंग फनल कहते हैं। अच्छा, उसमें नीचे एक टोटी लगी होती है। हाँ, मिश्रण को उसमें डालकर छोड़ देते हैं। पानी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर। बस टोटी खोलो और शिक्षा जैसे ही सेवा पानी YouTube की चैनल परत में आपका खत्म हो, स्वागत है। टोटी बंद कर दो। हो गया अलग। कमाल है। पर कुछ पदार्थ तो बड़े अजीब होते हैं। मैंने कपूर के बारे में सुना है कि वो गर्म करने पर पिघलता नहीं, सीधे गैस बन जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन। हाँ, कपूर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड जैसे पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधे भाप में बदल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई पदार्थ नमक के साथ मिला हो तो बस उसे गर्म कीजिए, वो पदार्थ भाप बनकर उड़ेगा। उसे किसी ठंडी सतह पर इकट्ठा कर लीजिए जहां वो वापस ठोस बन जाएगा और नमक नीचे ही बैठा रह जाएगा। ये तो कमाल की ट्रिक है। अच्छा, रंगों को अलग करने की एक और तकनीक का जिक्र है, क्रोमैटोग्राफी। ये क्या चीज है? ये वाकई में एक जादुई तकनीक है। क्रोमा का मतलब ही रंग होता है। अच्छा। सोचिए, एक काली स्याही का धब्बा। आपको लगता है कि वो सिर्फ काला है, पर क्रोमैटोग्राफी हमें बताती है कि वो शायद नीले, लाल और पीले रंगों का मिश्रण है। वो कैसे? इसमें हम एक खास फिल्टर पेपर पर स्याही का धब्बा लगाकर उसे पानी में इस तरह डुबोते हैं कि सिरा सिर्फ पानी को छुए। फिर क्या होता है? फिर होता है असली जादू। जैसे जैसे कागज पानी को सूखता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है और अपने साथ स्याही के रंगों को भी ले जाता है। तो एक रेस शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जो रंग पानी में ज्यादा घुलनशील होता है वो पानी के साथ तेजी से ऊपर भागता है। जो कम घुलनशील होता है वो पीछे रह जाता है। और आपको कागज पर रंगों की एक पूरी परेड दिखाई देती है। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पर अलग थलग। ये तकनीक खून से ड्रग्स अलग करने से लेकर फूलों की पंखुड़ियों से रंग निकालने तक में काम आती है। अविश्वसनीय। अब एक आखिरी मुश्किल सवाल। अगर दो ऐसे द्रव हों जो आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे पानी और एसीटोन, उन्हें कैसे अलग करेंगे? यहाँ हम उनके एक और गुण का फायदा उठाते हैं, उनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, उबलने का तापमान। हाँ, एसीटोन का क्वथनांक पानी से बहुत कम होता है, तो जब हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो एसीटोन पहले भाप बनना शुरू कर देता है। और उस भाप को हम अलग इकट्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल, उसे एक नली से गुजारकर ठंडा कर लेते हैं, जिससे शिक्षा वो सेवा वापस YouTube द्रव चैनल में बन आपका जाता स्वागत है। है। इस प्रक्रिया को आसवन या डिस्टिलेशन कहते हैं। और अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत करीब हों तो? उसके लिए हमारे पास आसवन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, इसी विधि से कच्चे तेल को रिफाइनरियों में अलग करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकाला जाता है। वाह, ये तो हमारी आधुनिक दुनिया की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। यकीनन। अच्छा, हमने पदार्थों को अलग करना तो सीख लिया,
पर क्या ये पदार्थ खुद भी बदल सकते हैं? मेरा मतलब है, जब पानी बर्फ बनता है तो क्या वो हमेशा के लिए बदल जाता है? ये एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सही। जब पानी बर्फ बनता है तो बदलती है सिर्फ उसकी अवस्था। वो द्रव से ठोस हो गया, पर है तो वो अभी भी H2O ही। आप उसे गर्म करेंगे तो वो वापस पानी बन जाएगा। तो ये एक भौतिक यानी फिजिकल परिवर्तन। सही। इसमें पदार्थ की रासायनिक पहचान नहीं बदलती। और रासायनिक यानी केमिकल परिवर्तन में पहचान ही बदल जाती है। हाँ, उसमें एक पूरी तरह से नया पदार्थ बनता है जिसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। जंग यानी आयरन ऑक्साइड लोहे से बिल्कुल अलग चीज है। या फिर लकड़ी का जलना। बिल्कुल। जलने के बाद आपको राख और धुआं मिलता है। आप उनसे वापस लकड़ी नहीं बना सकते। मोमबत्ती का जलना बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। उसमें क्या होता है? मोमबत्ती का जलना दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब मोम पिघलता है तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो ठंडा होकर वापस ठोस मोम बन सकता है। हाँ। लेकिन जब बत्ती के पास वाला मोम जलकर रोशनी, गर्मी और गैस बनाता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां नए पदार्थ बन रहे हैं। मतलब मोमबत्ती का जलना, ये तो दोनों हो गया। बिल्कुल। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए वापस शुद्ध पदार्थों पर आते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। इन्हें भी आगे बांटा जा सकता है। हाँ, शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट्स और यौगिक यानी कंपाउंड्स। तत्व मतलब पदार्थ का सबसे मूल रूप, जिसे और नहीं तोड़ सकते। एग्जैक्टली। जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन, आवर्त सारणी में जितने भी नाम हैं वो सब तत्व हैं। और यौगिक, जैसा हमने पहले समझा, वो तत्वों के रासायनिक रूप से जुड़ने से बनता है। YouTube चैनल में आपका और स्वागत है। सबसे जरूरी बात, यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। पानी में हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 ही होगा। और यौगिक के गुण उसके बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, पर दोनों से मिलकर बना पानी आग बुझाता है। यही तो मिश्रण और यौगिक के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बिल्कुल। स्रोत में से साबित करने के लिए लोहे और सल्फर का एक क्लासिक प्रयोग है। अच्छा। आप लोहे का बुरादा और सल्फर का पाउडर लीजिए और उन्हें बस मिला दीजिए। ये एक मिश्रण है। आप एक चुंबक पास लाएंगे तो सारा लोहा उससे चिपककर अलग हो जाएगा। क्योंकि लोहे ने अपना चुंबकीय गुण नहीं खोया। हाँ, लेकिन अब आप इस मिश्रण को गर्म कर दीजिए। वो लाल होकर एक काले रंग के पत्थर जैसी चीज में बदल जाएगा। ये है आयरन सल्फाइड, एक यौगिक। और अब अगर इसके पास चुंबक लाएं तो? कुछ नहीं होगा। ये ना तो लोहे जैसा दिखता है न सल्फर जैसा। ये एक पूरी तरह से नया पदार्थ है। तो आज हमने समझा कि वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का क्या मतलब है और कैसे हमारे आसपास की दुनिया इन मिश्रणों और यौगिकों से ही बनी है। विलियन की सार्वधातुक से लेकर कोलॉइड के छिपे हुए व्यवहार तक और उन्हें अलग करने की इन चालाक तकनीकों तक, ये एक शानदार यात्रा थी। और हमने ये भी देखा कि कैसे तत्वों के सिर्फ साथ रहने और हमेशा के लिए एक हो जाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये समझ हमें अपने चारों ओर मौजूद हर पदार्थ को एक नई, ज्यादा गहरी नजर से देखने में मदद करती है। बिल्कुल। और सोचिए, आज हमने जिन पृथक्करण तकनीकों की बात की, छानना, वाष्पीकरण, क्लोरीनीकरण, इन सभी का एक जटिल संयोजन हर रोज हमारे शहरों के जलघरों में इस्तेमाल होता है, ताकि हम तक पीने का साफ पानी पहुंच सके। सही कहा। ये विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक गुमनाम नायक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।